हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो ऐसे कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम डिस्कस करेंगे और आपके परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो टॉपिक मैंने इसमें रखे हैं दोस्तों। ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके। इसके अलावा देखिए हमारी हिंदी की सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी आप ज़रूर देखें और उत्तराखंड के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए हिस्ट्री को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक क्या होता है दोस्तों? तो प्राक ऐतिहासिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिस काल की हमें कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ओके। यानी कि ऐसा समय काल जहाँ पर कोई लेखन कला विकसित नहीं थी, यानी कि वहाँ पे लिखित प्रमाण हमें या लिपि हमें उपलब्ध नहीं है, उसको प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है दोस्तों। ओके। इसके बाद दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है दोस्तों जिस काल की हमें लिखित प्रमाण लिपि उपलब्ध है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। तो ऐसा काल यानी आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसमें हमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं, यानी कि लिपि तो मिली है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। ओके। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। तो देखिए ऐतिहासिक काल की लिपि और लिखित प्रमाण हमें उपलब्ध है, वह इनको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है। यानी कि इसकी लिपि हमें मिली तो है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का एक सभ्यता है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी कोई और सभ्यता भी थी। तो हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी और सभ्यता विद्यमान थी। ठीक है। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता भी एक सभ्यता है दोस्तों। ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है दोस्तों सबसे पुरानी सभ्यता है। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता को डिस्कस करते हुए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों कोई भी सभ्यता हो वह किसी न किसी नदी के किनारे आपको पाई जाती है। ठीक है। और देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। और किस नदी के किनारे थी? तो दजला और फरात नदी के किनारे थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान में दजला को यूफ्रेटास और फरात को कहा जाता है दोस्तों टिग्रीज। ठीक है। जो कि बगदाद कहा जाता है कि बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रीज नदी के किनारे बगदाद स्थित है। अब देखिए दोस्तों इस सभ्यता की खोज 1855 में रोलिंसन ने की थी। ओके। और इसका क्षेत्रफल जो फैला हुआ है वो इराक, ईरान और सीरिया में फैला हुआ है। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता कहा है, ये आपको याद रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत 4 सब छोटी छोटी सभ्यताएं आती हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और काल्डेरिया की सभ्यता। आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से कोई भी आपसे पूछा जाए कि बेबीलोन की सभ्यता किससे रिलेटेड है, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड है। इसके अलावा सुमेरियन, असीरिया और कैल्डेरिया जो है ये चारों मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित रखती है। ओके। तो इतनी चीज़ें आपको मेसोपोटामिया से याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। ठीक है। तो देखिए मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। ठीक है। सबसे लंबी नदी है विश्व की नील नदी, ये आपको याद रखना है। ओके। और देखिए विश्व का सबसे पहला डेल्टा जो है वो नील नदी पर ही देखा गया था। ओके। और सबसे बड़ा डेल्टा भी नील नदी का ही है। तो देखिए सबसे पहला डेल्टा जो देखा था वो देखा था हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि हेरोडोटस ने स्वयं को इतिहास का पिता कहा हो, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा है सिसरो ने, ये आपको याद रखना है। सिसरो एक महान यूनानी दार्शनिक था और इसी ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसी ने सबसे पहले
नील नदी का डेल्टा देखा था। अब डेल्टा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो डेल्टा जो है दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। और जब नदियाँ होती है, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो वे दो मार्गों का निर्धारण करती है, या तो वो एस्चुरी बनाती है या वो डेल्टा बनाती है। ओके, अब एस्चुरी क्या होती है, जब देखिए दोस्तों, जब किसी पहाड़ के मध्य से नदी निकलती है तो वह एक गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक गड्ढे का निर्माण करती है उसको एस्चुरी कहा जाता है। जबकि डेल्टा जो होता है दोस्तों, जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो जब दो भागों में बन जाती है तो वह डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। और यहीं पे डेल्टा बनाती है, जैसे भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में बनाती है, ठीक है। तो डेल्टा ये भूमि का क्षेत्र होता है और इसके दोनों ओर नदियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए मिस्र की सभ्यता मैंने आपको बता दी, तो मिस्र के बारे में बता लेता हूँ। देखिए मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता है, ओके, ये आपको याद रखना है। और मिस्र की मिट्टी को कहा जाता है कीमिया। कीमिया का अर्थ होता है दोस्तों काला रंग, ठीक है। और इसी से आपका शब्द जो केमिस्ट्री शब्द है वह इसी से बना है, ठीक है। केमिस्ट्री जो शब्द है वह मिस्र की मिट्टी कीमिया से लिया गया है, ओके। अब देखिए दोस्तों, मिस्र की राजाओं की कब्र को पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड आपको पता होगा कि वहाँ पे मिस्र के लोगों की कब्र रखी जाती थी, वहाँ पर उनका लेप लूप लगा के यानी कि मम्मी बना के वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। और लेप लूप लगा के ताकि उनकी जो बॉडी है वो सड़े गले ना, और उनका खाने पीने का सामान सब कुछ वहाँ पे रखा जाता है। उनका मानना है कि आत्मा यानी कि आत्मा और शरीर कभी मरता नहीं है, तो वहाँ पे उनके लिए घर यानी कि पिरामिड बना दिया जाता है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है दोस्तों गीजा का पिरामिड, ओके, जो कि मिस्र में स्थित है। और विश्व के 7 अजूबों में मिस्र के पिरामिड भी आते हैं। तो देखिए गीज़ा के 2 अजूबे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या अजूबे हैं, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन काम नहीं करती है दोस्तों इस पिरामिड में, गीज़ा की पिरामिड में। और यहाँ ग्रेविटी बहुत लो हो जाती है दोस्तों, ओके। तो ये 2 अजूबे हैं गीज़ा के पिरामिड के। नेक्स्ट दोस्तों चीन की सभ्यता। देखिए चीन की सभ्यता जो है वो हांग हो नदी यानी कि पीली नदी के किनारे स्थित थी। और देखिए पीली नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए चीन की सबसे लंबी नदी जो है यांग टिसिकियांग में पाई जाने वाली डॉल्फिन को कहा जाता है फूला, ओके। जबकि ब्राज़ील में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है बीटो, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक में, सिंधु घाटी सभ्यता, ओके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी आपको याद रखना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता ने इसे मेल हुआ सभ्यता का, ये मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। तो अन्य नाम आपको याद रखना है सिंधु और सरस्वती सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। इसके अलावा देखिए कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे कांसा धातु थी। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता ने इसे क्या कहा है, मेलुहा सभ्यता। तो आपसे पूछा जाए कि मेलुहा सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं इसका उद्भव, ठीक है, कैसे इसकी खोज होती है। तो देखिए दोस्तों, सन 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसॉन का ध्यान हड़प्पा के टीले पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस समय जो चार्ल्स मैसॉन थे वह इस पे इतना गंभीर नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए 1853 से 1856 जब लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, भारत में रेल का आगमन हो चुका था। लाहौर से कराची रेलवे लाइन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में किया जा रहा था, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे उस टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और लाहौर से कराची यानी कि पाकिस्तान में रेलवे का काम चल रहा था, ओके। 1853 से 1856 ये आपको याद रखना है। तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, इन्हीं के जो नेतृत्व में 2 व्यक्ति थे, विलियम ब्रिंटन और जॉन ब्रिंटन, को रेलवे पटरियों के लिए ईंटों की गिट्टी की जरूरत पड़ी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, हड़प्पा की ईंटें तोड़कर पटरी पर डाल दी। उस टाइम हड़प्पा का उद्भव नहीं हुआ था, ठीक है। और इसी घटना को देखकर कनिंघम को यह संशय हुआ कि ये जो ईंटें हैं दोस्तों ये आज के युग की नहीं है, ओके। और उस टाइम भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर दोस्तों 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल को आपको ही याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साइनी ने हड़प्पा की खुदाई करी,
ठीक है। तो सर जॉन मार्शल आपको याद रखना है, वर्ष आपको याद रखना है 1921, ठीक है। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी 1921 में। नेक्स्ट दोस्तों, इसका अगर कालक्रम देखा जाए, आपसे कालक्रम पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपको कालक्रम याद रखना है, ठीक है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सन 1921 में। अब देखिए सर जॉन मार्शल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल बताया वह बताया 3250 से 2750। इसके बाद हुए अर्नेस्ट मेके, तो इन्होंने 2800 से 2500। और सीजी गेट व कार्बन डेटिंग, देखिए दोस्तों जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं तो उनका कार्यकाल पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग होती है, जबकि अगर कोई सजीव वस्तु होती है उनकी होती है यूरेनियम डेटिंग, ये आपको याद रखना है। ओके, तो सीजी गेट व कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 इसका कार्यकाल माना जाता है, और यही आपको याद रखना है 2350 से 1750। ओके, मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500, और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1700 बीसी इसका कार्यकाल था। ओके, तो सर जॉन मार्शल और कार्बन डेटिंग ये आपको याद करने हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो हम विस्तार जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ओके, तो देखिए उत्तर की बात करें, देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार एक त्रिकोणीय आकार था, ठीक है। त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुजाकार हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, त्रिभुजाकार आकार था। तो देखिए इसको हम ऐसे बांट देते हैं, तो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में दोस्तों मांडा में यानी कि जम्मू कश्मीर में यह फैली हुई थी। ओके, और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है मांडा, और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के किनारे है, उत्तर में वहाँ तक फैला था। पूरब की बात करें, ईस्ट में यह आलमगीरपुर तक फैला था जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, और ये दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि उत्तर पूर्व दक्षिण जो है ये भारत में स्थित है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में फैला था यह सूत का गंडोर यानी कि बलूचिस्तान में, ठीक है, और सूत का गंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये मैंने आपको अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो कुल 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ओके, अगर इसका एरिया की बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान क्षेत्र पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है, यानी कि खुदाई करते करते इसका जो एरिया है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया दोस्तों। ओके, अब देखिए मिस्र की सभ्यता का यह अकेला 20 गुना है, ठीक है, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला लें तो यह इसका 12 गुना हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों क्षेत्र और स्थल, मैंने आपको बताया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो देखिए अफगानिस्तान में इसके आपको 2 क्षेत्रफल याद रखने हैं, सुर्तगोही और मुंडी गाक। ओके, जबकि पाकिस्तान में इसके 3 क्षेत्र हैं और बाकी जो है वो भारत में। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ठीक है, एक पंजाब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब को हम पश्चिमी पंजाब कहेंगे, जबकि जो भारत में है उसको पूर्वी पंजाब कहा जाएगा दोस्तों। ओके, तो पाकिस्तान की आपको याद रखने बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, इजी है, 3 ही है, आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट भारत में देखिए सबसे उत्तर जो इसका था जम्मू कश्मीर, ठीक है, मांडा क्षेत्र, और इसके अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दैमाबाद। ओके, अब देखिए दोस्तों ये क्षेत्र हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के ये स्थल है, पाकिस्तान में सबसे पहले है बलूचिस्तान। आपसे पूछा जाता है कि सूत का गेंडोर कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है, हड़प्पा किस प्रांत में आता है। तो देखिए बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के आता है बालाकोट, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्षेत्र हैं। सूत का गेंडोर, मेहरगढ़, सूत का को, कुल्ली और दापरकोट। देखिए मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि या चावल, ठीक है, चावल के दाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ मिले हैं, तो आपको मेहरगढ़ आंसर करना है, ठीक है। पश्चिमी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं। ओके, पश्चिमी पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब यानी कि पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है हड़प्पा। ओके, और सिंध में है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये दोनों आपको याद होने ही चाहिए। तो हड़प्पा आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है दोस्तों। ओके,
इसके अलावा पंजाब में डेरा, रहमानगढ़ी, इस्माइल खाना, ठीक है। और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी और अली मुराद स्थित हैं। ओके, अब जान लेते हैं दोस्तों भारत के स्थल, ठीक है। तो भारत में स्थल देखिए, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर था, जो कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र पड़ता है मांडा, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में एक ही, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर भी मांडा ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पंजाब की बात करें तो देखिए, पंजाब जो भारत में है उसे पूर्वी पंजाब कहेंगे। तो पूर्वी पंजाब में देखिए रोपड़, चक 86, बादा और संगोल। ओके, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे क्षेत्र देखिए राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, हिसार और दौलतपुर। ओके, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बारागांव, हुल्लास, ठीक है। और महाराष्ट्र में है दैमाबाद, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है कालीबंगन, ठीक है। और यहाँ पे चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोतला ये मेन स्थल है, ठीक है। तो आप इन स्थलों को नोट करिएगा और इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन, और मोटा मोटा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी का निर्माण कैसे होता है और कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में, जहाँ की ग्रुप सी का लेवल है, वहाँ पे देखिए प्रांत पूछे जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा क्षेत्र कौन सा प्रांत में। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, ठीक है। और नगर नियोजन मैं आपको कल बताऊंगा, और कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है ये भी मैं आपको बताऊंगा विद ट्रिक के माध्यम से। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा आपने, आई होप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, काफ़ी चीज़ें अभी छूटी हुई हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और पॉइंट वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो हो सकता है आप बोर भी हुए होंगे, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। ओके।